सब में शामिल है। ये झूठ खुद नहीं बोलते थे, इनके साहबजादे भी आपने देखा वो इंटरव्यूज़ आए थे। फिर एक साहबजादी मरियम नवाज़ और मरियम सफदर, वो भी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन झूठ का एक सिलसिला है। पहली तो चीज़ ये है कि एक दफ़ा से फिर मरियम सफदर का नवाज शरीफ साहब का झूठ पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा ब्लैकआउट था उस पर 48 घंटे पहले तकरीबन एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, लेकिन क्यों हुआ और उसमें आगे कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, वील टॉक अबाउट दैट। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि टेक्सटाइल जो पॉलिसी है वो क्यों अभी तक अप्रूव नहीं हुई, व्हाट आर द इश्यूज विद द नंबर्स। लेकिन शुरू हम करेंगे उस इंटरव्यू से जो बड़ा अहम एक इंटरव्यू है और अहम माना जाता है। आज अपने अभी देख रहे थे आप, जो शहजाद अकबर साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उन्होंने भी कुछ बातचीत की। और इंटरव्यू इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉडशीट के जो CEO हैं कावे मूसवी ने एक वेब चैनल है लंदन में, उसको इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुछ अहम बातें उसमें की। एक तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात की, जो कि हुकूमत जो है उसको चला रही है और सब हम लोग भी चला रहे हैं। सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। वी डोंट नेगोशिएट विद द क्रोक्स। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के कोई सपोजिटली उनके कोई नेफ्यू आए और उन्होंने कहा कि आप पैसे ले लें और पीछे हट जाएं। 2012 की बात कर रहे हैं, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। और उसके अलावा दो तीन अहम बातें की उन्होंने। नाज़रीन, उन्होंने क्या 2002-2003 में नैब के हवाले से, हुकूमत वक्त के हवाले से सुनिए क्या कहते हैं। The NAB of 2002, the NAB of 2003, they alerted the thieves that we have found their accounts. That's what they did. And the money quickly disappeared. बड़ी अहम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2002-03 में, ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने की बात करें, कह रहे हैं उस वक्त जो नैब में लोग थे उन्होंने अलर्ट कर दिया उनको, जब हमें कुछ पता चला कि अकाउंट्स में बहुत पैसा है अनएक्सप्लेन्ड। ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने जब बताया तो नैब ने उनको अलर्ट कर दिया जिनके अकाउंट्स थे। तो बहुत एक इंडाइटमेंट आप कहें कि नैब की कर रहे हैं। फिर आगे सुनिएगा। फिर उन्होंने 2016-17 फिर 18 की भी बात की। सुनिए व्हाट ही सेज। In the summer of 2017, we alerted the government of Pakistan to an account in which there was $1 billion. We're talking about Nawaz Sharif government. Correct. $1 billion. In October 2018, I met a senior Pakistani official, and I gave him the evidence of an account in which there was $1 billion. We didn't hear back from them. बड़ी बात अहम कर रहे हैं नाजरीन, बहुत ही तोहमत लगा रहे हैं। अलेजिड बात है, जाहिर है इसका अभी प्रूफ आने की बात होगी सामने। नंबर एक, वो कह रहे हैं कि जी 2002-03 में मैंने बताया तो अलर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। फिर उन्होंने कहा जब 2016 में 2017 में, वो तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जब हमने बताया कि एक अकाउंट है जिसमें $1 बिलियन के करीबन, तो उन्होंने कहा कि उनको बता दिया गया और उनको जो अकाउंट, जिनका अकाउंट होल्डर जो थे, उनको बेसिकली एक कवर दिया हुकूमत ने, उनको बता दिया, उनको अलर्ट कर दिया। फिर 2000, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले से वो ये भी कहते हैं कि जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, और चौधरी निसार उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके अकाउंट को भी हमने आइडेंटिफाई किया और हमें कहा गया कि उस अकाउंट पे आप फोकस ना करें। फिर 2018 की बात करते हैं। 2018 अक्टूबर, ये तो ये वाली मौजूदा हुकूमत थी, कह रहे हैं कि उस वक्त हमें एक ऑफिशियल को मिला। अब ये नहीं बताया इन्होंने एक तफसील में कि कौन ऑफिशियल का ऑफिशियल को मिला। उनको मैंने बताया कि एक अकाउंट है जिसमें $1 बिलियन से कम नहीं बात करते, कहते हैं $1 बिलियन है। और जिस अकाउंट के बारे में मैंने बताया, उन्होंने कहा कुछ देर के बाद मुझे ये पता चला बैंक से कि उस अकाउंट में से पैसा चला गया था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि कोई उसको अलर्ट कर दिया गया जिसका अकाउंट था। फिर ये भी कहा कि शायद हुकूमत ने भी उस वक्त कुछ पैसे उस अकाउंट से निकाले। तो ये जो इंटरव्यू है, इसकी अहमियत खाली इस हवाले से नहीं, अहमियत का मतलब सवाल उठते हैं, जाहिर है एविडेंस नहीं, सवाल उठते हैं, लेकिन बहुत अहम सवाल उठते हैं। और ये भी याद रहे कि नाज़रीन, बड़ी क्लियरली, बहुत क्लियरली इन्होंने एक खुले आम तोहमत लगाई है नवाज शरीफ साहब पे और कहा है कि ये पैसे मुझे दे रहे थे और रिश्वत दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पीछे से हट जाओ, यानी कि ये जो हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं उसमें आप इन्वेस्टिगेशन करनी रोक दें। तो इस पर इसका मतलब क्या है? अब बहरहाल एक तरफ हम नवाज शरीफ साहब की बात है, दूसरी तरफ और जो बात इन्होंने की है कि
2002-3 की भी बात की है, 2018 की भी बात की है, तो क्या हम समझें कि जो नैब है और जो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी है, ये क्या इसी तरह एक तमाशा ही चलता रहेगा, या अगर ये कह रहे हैं एंड ही इज सेइंग कि जी मेरे पास एविडेंस था, सब कुछ था, और जो कोर्ट ने केस में जजमेंट दिया और जो पाकिस्तान ने पैसा देना था उनको मिला पैसा, कुछ मिला, अभी कुछ मिलना है, तो लंदन के कोर्ट ने जजमेंट दी उनके फेवर में, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो पैसे देने थे नहीं दिए, तो वो कह रहे हैं कि जी जो जजमेंट है उसमें भी वो जो कोर्ट है वो समझता है हमारी अहलियत को, हमारी काबिलियत को, और दैट इन इटसेल्फ इज़ एन इंडाइटमेंट पाकिस्तान के पूरे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे, कि ये बार बार कह रहे हैं जी एक अकाउंट मिला, फिर ये हुकूमत ने छुड़वा दिया, उसने छुड़वा दिया, उसने। तो हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, नैब में भी ये रह चुके हैं, प्रोसिक्यूटर उधर के, तो बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। और अताउल्लाह तारर साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PMLN के, और लीडर हैं सेंट्रल, और अभी कुछ ही देर पहले एज ही स्पीक्स टू अस ये जेल से वापस आए हैं शहबाज शरीफ साहब को मिल के। तो इरफान कादिर साहब अगर इजाज़त दें तो जो मिल के आए हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रिजनर को, तो उनसे ज़रा पूछ लूँ मैं कि ये वहाँ देख के क्या आए हैं और सुन के क्या आए हैं और तय करके क्या आए हैं। तारड़ साहब, हो नहीं सकता कि आपने उनको ये ना कहा हो, ब्रॉडशीट की पूरी कहानी ना बताई हो और ना बताया हो कि जी अब हमारे पे एक और इल्ज़ाम लग गया है? ब्रॉडशीट के मामले पर उनसे मेरी बिल्कुल गुफ्तगू हुई। ऑब्वियसली हमारी लीगल मीटिंग थी, कल हमारा केस भी लगा है ट्रायल कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में, मगर वो ब्रॉडशीट के मामले पे खासे मुतमईन नजर आए और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि ब्रॉडशीट वाले मामले पे नैब को और हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। और देखिए, ये मामला कोई आज का नहीं है। ब्रॉडशीट ने 21 साल कबल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तब भी इसी किस्म का एक केस बनाने की कोशिश की थी, और उनको उस दौर में ये टास्क सौंपा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब के असासाजात को जो है उनकी मजीद तहकीक की जाए। और उस वक्त आपको याद होगा कि $29 मिलियन का उस वक्त जुर्माना हुआ था नैब को, और वो लंदन की कोर्ट ने कहा था, लंदन की हाई कोर्ट ने, कि आप ब्रॉडशीट को पे करें। और ना सिर्फ वो $29 मिलियन, नसीम ज़हरा साहिबा, अगर आप टोटल उसका तखमीना लगाएं, जो लीगल फीस दी गई, जो बाकी अखराजात थे, तो हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त $65 मिलियन का सिर्फ नवाज शरीफ साहब पे करप्शन साबित करने के लिए वो खमियाजा भुगतना पड़ा, $65 मिलियन। और ये मैं आज से 21 साल पुरानी बात जो है वो आपको बता रहा हूं। अब जब 2019 अक्टूबर में ब्रॉडशीट को दोबारा ये टास्क सौंपा गया, तो अब जब बुरी तरह नाकामी हुई, देखिए एक कंपनी की रेपुटेशन होती है जो एट स्टेक थी। अब ब्रॉडशीट और नैब का तनाज़ा ये है कि बरतानिया के हाई कोर्ट ने नैब को कहा कि जी आप पैसे दें। जब वो पैसे देने में नैब नाकाम रही, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। वो एक और सेकंड, तारड़ साहब वो इशू मुख्तलिफ इशू है। वो तो इशू हम उस पर नैब से बात करें और हुकूमत से बात करें, मैं तो आपसे, और जो यानी जनरल मुशर्रफ के दौर की बात है और फिर बाद में मियां नवाज शरीफ साहब की दौर की नहीं, मैं आपसे सवाल कुछ और करना चाहती हूँ। देखे ना, एक जो उन्होंने तोहमत लगाई बड़े, और ये उन्होंने कहा कि अभी आपने पूरी स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो CEO, उन्होंने कहा जी ये तो हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे जो नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में अनएक्सप्लेन थे, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने बड़ी खुली आप पर तोहमत लगाई, आपकी पार्टी के लीडर पर। उन्होंने कहा कि मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई। मैं समझती हूं कि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन रेप्यूटेशन की तो बात है, उसमें क्या विल यू टेक दिस मैन टू कोर्ट? और लंदन कोर्ट इज कोर्ट जहां के आपको मालूम है मेरिट पे फैसला होता है। वुडंट यू टेक हिम टू कोर्ट? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ब्रॉडशीट को आज इल्जामात याद आ रहे हैं, जब लंदन हाई कोर्ट में इनको मौका दिया गया था इस केस को जस्टिफाई करने का और इन बकौल इनके एसेट बियॉन्ड मींस को साबित करने का, तब तो ये नाकाम रहे, बुरी तरह नाकाम रहे। ये बात लंदन के हाई कोर्ट के सामने नहीं रखी गई, नंबर 1। नंबर 2, जब बुरी तरह नाकाम हुए तो ये अब मीडिया ट्रायल इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये मुझे, नसीम ज़हरा साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये आफ्टर थॉट लगता है। और मुझे ये आफ्टर थॉट इसलिए लगता है कि भाई आपके पास पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, आपके पास कोर्ट का फोरम मौजूद था,
आपको मौका दिया गया, जब आप नाकाम हुए तो आपने मीडिया में आके ये बात शुरू कर दी। और मैं इसमें एक और भी इनकी एक चाल समझता हूं कि ये पीटीआई गवर्नमेंट से एक नया मुआहिदा सिक्योर करने का भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। बिकॉज देखिए, जब ऐसे केस में आपको नाकामी होती है और पैसे आपको रिकवर करने पड़ते हैं और आप कुछ साबित नहीं कर सकते, तो आप चाहते हैं कि जो आपका क्लाइंट है वो मजीद आपको ठीक, कोई इसमें नहीं मैं समझ आगे ठीक चलने ताहिर का साहब, मौका दैट्स दे। योर पॉइंट ऑफ व्यू ताहिर साहब, बट देखे ना ये कयास सराहियां हैं। मैं तो आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल करी हूँ कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो खड़े बड़ी क्लियरली उन्होंने एक चैनल पे गए जो यूके में रिकॉर्डिंग हुई है, जहां के अगर आप चाहें तो लाइबल में आप इनको ले जा सकते हैं, यू कैन टेक हिम टू द क्लीनर्स बिकॉज वहां द कोर्ट्स मीन बिजनेस। तो इस पे आप जरा सोचिएगा। मैं चाहूंगी इरफान कादिर साहब को ब्रिंग हिम इन ऑन जारी दिस। है जी, जी उस पर मशावरत हो रही है जी, उस पर मशावरत हो रही है, उस पर इंशाल्लाह राय कायम की जाएगी, उस पर कानूनी मशावरत हो रही है एज वी स्पीक। चले मैं आती हूँ आपके पास। जी इरफान खालिद साहब, आपने सुना ये जो ब्रॉडशीट के सीईओ हैं, उन्होंने मुख्तलिफ बातें की और मुख्तलिफ अदवार की बातें की। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर की भी बात की कि हमने अकाउंट्स दिए और हमने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन इन पर एक्शन नहीं हुआ। फिर 2017 की भी बात की, 2018 अक्टूबर की भी। ये जो साहब बात कर रहे हैं, ये जो बाहर के शख्स हैं, इनका नाम मैं भूल गया हूँ जी, ये जो भी इनका CEO नाम है, जी, मेरा ख्याल है मूसवी इनका कावे नाम है, मूसवी मुसावी जी, या मूसवी। जी कावे मूसवी, ये जो हाँ वही ये वही शख्स है। जी जी। तो इनको एक तो कोई सेंस ऑफ रेलेवेंस है ही नहीं, इनको कुछ नहीं पता कि ये मैटर क्या था, और ये सारी बात को ट्विस्ट करके तो उसको एक सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। और कुछ इन्होंने बातें पीएमएलएन के खिलाफ की, तो उसका कम से कम इस हद तक फायदा ये हुआ कि पीएमएलएन ने आपके सामने ही कह दिया कि ये शख्स जो है ये सारा ट्विस्ट कर रहा है, झूठ बोल रहा है। बट इनका दूसरी बात इन्होंने कुछ नैब के बारे में की जी, और उसमें ये इंप्रेशन दिया जैसे कि नैब के लोग जो हैं किसी स्टेज पे पीएमएलएन के साथ मिल गए थे और वो घोस्ट हो रहे थे। अब ये सारा इशू जो है, ये ब्रॉडशीट या वो जो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी है, उसके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट का था ही नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो मेन इशू है उनके साथ वो ये था कि जो काविशें उन्होंने की एसेट रिकवरी में वो क्या थी, और अगर वो चाहते हैं कि एसेट रिकवरी जो हुई है उसमें उनका कोई शेयर हो तो अपने काविशें दिखाएं। उस काविश पे कोई बात नहीं करते, मां सवाए के एक इंटरव्यू में एडमिरल मंसूर की बात की है, जो कि एक टारगेट था, बहुत सारे वो टारगेट्स नहीं थे, और वो भी नैब की काविशें थी, उसमें इनकी तो कोई काविश ही नहीं थी उसमें। अब वहां पे जो एसेट्स हैं, जो एसेट रिकवर होने थे, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर रिकवर नहीं होने थे, बल्कि पाकिस्तान के बाहर रिकवर होने थे, जिसपे इन्होंने काम करना था। ठीक। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रिकवरी होनी थी एसेट्स की, उस पर तो पाकिस्तान की अपनी एजेंसियां हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे टैक्स साइड पे इंटेलिजेंस है, हमारी बैंक्स की इंटेलिजेंस है, हमारी और इंटेलिजेंस की ऑपरेटर्स है, हमारा FIA है, हमारा नैब है। ये काम तो उन्होंने सारा करना था, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब ये कह ये रहे हैं कि आज तक जितनी भी रिकवरीज हुई हैं पाकिस्तान ने जो की हैं, हाँ इनकी उसमें कोई काविश शामिल हो या ना हो, वो इनको उसमें से एक सर्टन फिक्स जो परसेंटेज है वो मिलनी चाहिए। वो इनका क्लेम बड़ा कमजोर था, वीक था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हुआ कि बावजूद उस वीक क्लेम के एक और शख्स था पेपर, जिसने कहा कि जी मैं तो करता धरता हूँ इनका ब्रॉडशीट वगैरह का, तो लिहाजा आप मुझसे कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें, वरना मैं आपके खिलाफ तो केस कर दूंगा। ये कब की बात है जी, कब की बात है ये कब की बात है जी? ये है मेरा ख्याल है कोई 2008 की बात होगी या 9 की बात होगी, सम व्हीकल्स आई थिंक 2007-8 के बाद की बात है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो इन्होंने इस तरह की जब बात हुई, वो पाकिस्तान को उन्होंने डराना शुरू किया कि हम तो केस कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस वक्त के जो अहबाब थे, जो नैब से मुंसलिक थे या हुकूमत से मुंसलिक थे, वो इनके सारी जो एग्रीमेंट्स हैं इनको अदराक ही उनको नहीं था, समझ ही नहीं सके, और वो उन्हीं गुजलों में फंस गए। और उन गुजलों में फंस के तो उन्होंने इनसे एक किस्म का तस्फिया कर लिया, और वो शख्स जो था उसको कुछ उन्होंने पैसे दे दिए, समझते हुए कि ये तो ब्रॉडशीट और IAR का जो है ये नुमाइंदा है। उन्होंने जब पैसे ले लिए, उस शख्स ने, गालिबन उसका नाम डॉक्टर पेपर था, तो वो शख्स पैसे लेने के बाद वो शायद इंतकाल कर गया।
जब वो मर गया तो फिर ये लोग सामने आ गए कि जी उसका तो हमारे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो वीकनेस है वो मान ली है और तस्फिया किया था, लेकिन गलत तस्फिया, गलत बंदे को पैसे दे दिए, इन्होंने एक नया केस कर दिया। दर हकीकत इस पे जो देखने वाली चीज है वो ये है कि इस तरह के एग्रीमेंट्स में एक चीज होती है कमर्शियल कॉमन सेंस, उसको देखा जाता है। लिहाजा कमर्शियल कॉमन सेंस को अगर आप सामने रखें तो आप खुद ही मुझे बताइए कि जो एसेट्स पे इनकी कोई काविश ही नहीं है, इनका क्लेम है कि वो भी एसेट्स जो है उनकी रिकवरी में भी इनको खातर खा परसेंटेज दे दी जाए। मेरा ख्याल है इसका अब आप अहम बात करें काजी साहब, इस पे सवाल उठाते हैं हमें अली जफर साहब के पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लॉयर भी इन हिज ओन कैपेसिटी, बैरिस्टर। उनसे पूछते हैं जी अली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा ये जो ब्रॉडशीट के जो सीईओ ने इंटरव्यू दिया है और उसमें बहुत सी बातें की हैं, ये भी कह चुके हैं वो कि 30 साल की तारीख में पाकिस्तान से ज़्यादा कोई करप्ट मुल्क नहीं है और उसको हाल में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो और हुकूमत पाकिस्तान दूसरी तरफ इनकी स्टेटमेंट्स लेके बात कर रही है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जी जो ये खुद कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के नेफ्यू आए मेरे पास, और वो भी मैं भी यही तार साहब से कह रही थी कि व्हाई डजंट द शरीफ फैमिली टेक हिम टू कोर्ट। लंदन में उन्होंने इस तरह की अलेज्ड बात की है, अगर इसमें कोई सदाकत नहीं है, और हुकूमत पर भी इस तरह की तोहमत लगा रहे हैं, हर हुकूमत पे लगा रहे हैं, जनरल मुशर्रफ समेत। तो व्हाट विल योर गवर्नमेंट डू ऑन दिस? ये देखें, ये एक डबल एज सोर्ड है, यानी इसको जो इसकी स्टेटमेंट है इनके रिप्रेजेंटेटिव की जो कि कोर्ट हुई है, वो चूंकि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के और हमारे इदारों के खिलाफ भी है, और उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी दी है। तो इसको आपको ऑन बैलेंस देखना पड़ेगा स्टेटमेंट को, और आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है, जो कुछ कह रहा है वो झूठ है। इसका बैकग्राउंड आई थिंक थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस केस की। बैकग्राउंड ये था कि एक मुआहदा हुआ ब्रॉडशीट के साथ, जिस मुआहदे में शायद ये लिखा गया कि जो रिकवरीज होंगी या जो चीजें, जो एसेट्स पकड़े जाएंगे, वो उसका 10% उसको मिलेगा जी। अब उसमें ये वाजे नहीं किया गया शायद कि वो जो एसेट उनकी काविश से मिलेंगे, उनकी एफर्ट से मिलेंगे, या जो उनका जिन एसेट से उनका ताल्लुक भी नहीं है, जिस रिकवरी का उन्होंने कोई मदद भी नहीं की, उससे भी उनको परसेंटेज मिलेगी। ठीक। डिस्प्यूट इस पे हुआ जब कुछ रिकवरीज होना शुरू हुई, तो ब्रॉडशीट ने क्लेम किया कि ये भी आप हमें इसमें से भी परसेंटेज दें। तो नैब ने कहा कि हम आपको क्यों परसेंटेज दें उस मामले में जिसमें आपने कोई मदद नहीं की हमारी, ये तो हमने अपनी मेहनत से अपनी इन्वेस्टिगेशन से रिकवरीज की है। अच्छा अली, ये बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताइए कि ये जो मामलात हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इरफान कादिर साहब ने भी किए, अगर हम ये कहें कि किसी हद तक लंदन कोर्ट ने उस पर तो जजमेंट दे दी है, आई एम रेजिंग द इश्यूज जो कि उठे हैं। अब जो इन्होंने इंटरव्यू जो वेब पे एक लंदन बेस्ड चैनल में, वेब चैनल पर दिया है, और उसमें बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, तो उस पर हम देख रहे थे आज हुकूमत बात भी करी थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और इनको कोर्ट कर रही थी, और ये तो साथ साथ हुकूमत को भी बुरा कह रहे हैं, आज की हुकूमत को भी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत को भी। तो इनका जो इंटरव्यू है इसकी बेसिस पे एज वी स्पीक आपको कुछ मालूम है कि हुकूमत कुछ करना चाह रही है इस पर? जी देखिए, जिस तरह मैंने कहा था, वो एक्सप्लेन कर रहा था कि चूंकि ये एक डिस्प्यूट चला गया अदालत में जी, और वहाँ की जो आर्बिट्रेशन थी, कोर्ट से उन्होंने अल्टीमेटली ये फैसला किया कि ये जो ब्रॉडशीट का क्लेम है वो दुरुस्त है, और हुकूमत पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक, और इसलिए उन्होंने डैमेजेस दे दिए। बिल्कुल ठीक। अब ये जो शख्स हैं जो आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो एक लिटिगेंट है, वो एक पार्टी है, ठीक। तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो चूंकि वो अपने क्लाइंट का या अपनी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रॉडशीट को, उसका मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह नहीं देख सकते कि हम कुछ चीजें उसकी यकीन कर लें और कुछ चीजें हम कहें कि वो गलत है। प्रॉब्लम ये है कि चूंकि वो
स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उसने बहुत सारी इल्जाम बातें लगाए की हैं। हैं, बिल्कुल ठीक। तो हमें ये वो इल्जाम हम उनकी तरदीद करना ये हुकूमत का फर्ज है, और उस हद तक तो वो आप उस पे उसकी स्टेटमेंट पे यकीन नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन जो मजीद उसने इल्जाम लगाए हैं कि जी मुझे हमें ब्राइब करने की कोशिश की गई, हमें रिश्वत देने की कोशिश वो की नवाज शरीफ साहब उस पर नाम एक्शन ले कोई, वो तो उनका दैट ही उसके लिए उनका जिनके खिलाफ है उनका काम है कि ठीक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने का। अली जफर साहब, तार साहब ने जैसे नाज़रीन हमें बताया कि ये इस पर मुशावरत हो रही है कि क्या करें क्या ना करें, कि पॉसिबिलिटी है कि केस करें अगेंस्ट मूसवी साहब। और इरफान खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो ब्लैकआउट था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, उसको आगे किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 48 घंटे पहले तकरीबन पाकिस्तान एक अनप्रेसिडेंटेड ब्लैकआउट में गया। पाकिस्तान में 4 मेजर इस तरह के ब्रेकडाउन्स हुए हैं, लेकिन बाय ऑल अकाउंट्स जो परसों रात में हुआ उससे ज़्यादा मेजर ब्रेकडाउन पाकिस्तान ने अपनी तारीख में एक्सपीरियंस नहीं किया। यानी कि टोटल ब्लैकआउट था और एक नॉक ऑन इफेक्ट हुआ था। एक मसला हुआ, उससे होते होते हर जगह से जहाँ से ट्रांसमिशन जहाँ से सप्लाई थी हर जगह से बंद हुई। तो आज हमने देखा कि कुछ ही देर पहले नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी जो है उसने NTDC उन्होंने अनाउंस किया कि एक इन्वेस्टिगेशन वो सेटअप कर रहे हैं और वो पता करना चाहते हैं कि इसमें मसला क्या है, सो दैट आगे इस तरह रिपीट ना हो। हमारे साथ 2 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई से रहा है उनका, और नॉलेज भी है, तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो हुकूमत ने इस वक्त स्टेप लिया है, इज़ दिस सफिशेंट। हमारे साथ मौजूद हैं गुलफराज अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एनर्जी के, और डॉक्टर फयाज अहमद चौधरी साहब हैं, फॉर्मर MD हैं NTDC के और एक्सपर्ट जाने माने ऑन द सब्जेक्ट। चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आप ही का फॉर्मर इदारा है जिसने कुछ ही देर पहले ये अनाउंस किया कि वो एक कमेटी बना रहे हैं, आप क्या कहेंगे जी? जी थैंक यू नसीम। कमेटी तो नेचुरली चाहिए। किसी भी काम को आपने जब को गड़बड़ हो जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करना तो ज़रूरी है। तो इसमें टीम मेंबर्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। मुमकिन है कहीं इंडिपेंडेंट आके उनका ये ना हो कि आपने इसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर नहीं किया, तो नेपरा उसमें किरदार अदा कर सकता है कि किसी और मेंबर्स को भी साथ लगा दिया जाए जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। स्पेशली प्रोटेक्शन सिस्टम पे हमें और एसेट मैनेजमेंट के एतबार से हम समझते हैं कि इसमें थोड़ी कमी रह गई होगी, क्योंकि एक फॉल्ट 2 या 3 एलिमेंट्स को साथ उसको नहीं लेके जाना चाहिए। जो फॉल्टी एलिमेंट है राइट अवे उसको आइसोलेट करना चाहिए। बिल्कुल तो ये नहीं हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और गुलफराज अहमद साहब, ये बताइए कि कमेटी के लोगों के नाम हमारे सामने, जो कन्वीनर हैं वो GM है NTDC के, जो और 3 मेंबर्स में GM NTDC, CE NTDC और चीफ इंजीनियर नेटवर्क NTDC। तो इसमें कोई इससे पहले तो ये खबर आ रही थी कि इंडिपेंडेंट लोग भी जो हैं उनको डाला जाएगा, तो आप क्या कहेंगे ये जो कमेटी बनाई है उसके बारे में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो हादसा हुआ वो आपने खुद इसको इंट्रोड्यूस किया कि ये बहुत ही रेयर होते हैं, और फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में भी इस किस्म के हादसा बहुत कम हुए हैं। ये कोई पावर जनरेशन की कमी नहीं थी, ये एक ट्रांसमिशन थी, ये ग्रिड का हादसा था। और मैं तो इस वक्त ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है इसमें कोई फाउल प्ले भी हो। अब ये है कि हमारा जो ग्रिड है वो तकरीबन 65 to 70 इयर्स ओल्ड ग्रिड है। उस जिस वक्त ये ग्रिड बना था तो इसका बहुत बड़ा एसेट ये था कि ये कंट्री वाइड ग्रिड है। हालांकि हमारे पड़ोस में जो मुल्क है उसके स्टेट वाइड ग्रिड है, लेकिन उस एसेट को हमने पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, उसको स्मार्ट ग्रिड नहीं बनाया। आजकल जो ग्रिड है, अगर किसी एक पावर प्लांट में
कुछ मसला खड़ा आता है तो स्मार्ट ग्रिड उसको फौरन आइसोलेट कर देते हैं ताकि बाकी तमाम ग्रिड जो है वो स्टेबल रहे। लेकिन शायद कोई ऐसा अच्छा हुआ जिसको मैंने कहा कि फॉल प्ले भी नहीं किया जा सकता। आजकल पावर प्लांट जो है साइबर अटैक के बहुत ज्यादा असर में आ सकते हैं। लेकिन आम फेम में ये नजर आता है कि अगर एक पावर प्लांट में जब तक जो बिजली वो पैदा कर रहा है और ग्रिड में डाल रहा है उसकी सही फ्रीक्वेंसी ना हो और सही वोल्टेज ना हो तो उसकी वजह से फिर बाकी ग्रिड पर असर पड़ता है। ये हुआ है कि शायद एक पावर प्लांट वो इतना आउट ऑफ द वे चला गया फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज में कि तमाम ग्रिड कैस्केड कर गया। और उस कैस्केड करने के बाद जैसे आपने कहा कि विद इन नो टाइम 200 मिलियन पीपल जो है वो अंधेरे में चले गए। तो वैसे ऐसे हादसा कम होते हैं लेकिन इसकी तहकीकात जो है वो बहुत ही मेरे ख्याल में टेक्निकल बुनियादों के ऊपर होनी चाहिए क्योंकि टेक्निकल मसला था। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि बिजली की कमी नहीं थी और एपरेंट जो है हमारे ग्रिड की कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है लेकिन फिर भी इसके साथ तक कैरिंग कैपेसिटी होगी जितनी बिजली जो हुआ भी रात को जिस वक्त पीक लोड नहीं था मिडनाइट को। तो मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल बुनियादों पर होनी चाहिए। जो 3 इस वक्त माहिर मुंतखब किए हैं वो एक लिहाज से महकमाना तहकीकात है। ये महकमाना तहकीकात भी जरूरी है लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक हायर पैनल होना चाहिए जो ये कर सके कि हमारी ग्रिड में क्या खामियां हैं, कैसे हम बहुत जल्दी ग्रिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी को एनहांस कर सकते जी। हैं। लेकिन गुलफराज साहब पहले तो ये मेरा ख्याल है मुतय्यन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये हुआ क्या और किसका कसूर है। तो उस हवाले से भी अगर बात करें तो चौधरी साहब अगर कसूरवार भी ठहराना है तो महकमे के अपने ही लोग लगता है। अब इसमें आप जरा अपना कमेंट दीजिएगा। दूसरा जो गुलफराज साहब कह रहे थे कि इसमें फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती, आप उससे एग्री करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस केस में जितनी मुझे अभी मालूमात मिली हैं इसमें कोई ऐसी फाउल प्ले जानबूझकर, नेग्लिजेंस तो हो सकती है लेकिन जानबूझ के वाला एलिमेंट नहीं है जो मतलब मेरी अपनी दानिश कहती है। क्योंकि हुआ ये है कि जैसे आपको ग्रिड का पता है, अब ग्रिड गर्मियों में तो बहुत अच्छा चलता है, कोई इशू नहीं होता, 24,000 मेगावाट को भी ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये 11,000 से भी कम लोड था तो हमें अब कहाँ मसला आया। तो यहाँ हमारी जो पिक्यूलरिटी थोड़ी हमारे सिस्टम की ये है कि सर्दियों में हमारे पास नॉर्थ में जनरेशन कम होती है, ठीक, क्योंकि हाइड्रो हमारी नहीं होते, तो हमें ज़्यादा पावर साउथ से लानी पड़ती है, या अब हमारे जो पंजाब में कुछ प्लांट लग गए हैं तो उनको ऑपरेट करके उस डिमांड को पूरा किया जाता है। तो ये हमारा कंट्री की जो जियोग्राफिकल ओवरले है वो है लॉन्गिट्यूडनल। आपके जो इस वक्त कनेक्ट कर रही हैं नॉर्थ और साउथ को, वो 3500 kV की जो लाइंस हैं वो कर रही हैं, ठीक। तो अगर आपके एक स्टेशन में जो कि आप कह लें जो गुद्दू है जी, उसमें हुआ ये कि जब उसमें फॉल्ट आया तो वो जो 2 लाइनें थी वो आपकी ट्रिप हो गई, हालांकि वो एक ही होनी चाहिए। जब किसी एक जगह फॉल्ट हो तो एक ही को आउट होना चाहिए, दूसरी लाइन को क्यों आउट हो गए? तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। क्या उसमें कोई इक्विपमेंट माल फंक्शन किया जिस वजह से वो दूसरा एलिमेंट भी निकल गया? फिर जब ये दोनों निकल जाएंगे तो जो क्योंकि पावर साउथ से आ रही है तो तीसरी लाइन उस दोनों का बोझ नहीं उठा सकेगी, तो तीसरी लाइन ओवरलोड पे निकल जाएगी। तो इससे हुआ ये है कि आपका नॉर्थ और साउथ दोनों स्प्लिट हो गए। अब आपका जो प्रीडोमिनेटली जो कंट्री का लोड है वो नॉर्थ ऑफ गुद्दू है, अराउंड 75%। अच्छा, अगर आप इसको साउथ से सप्लाई कर रहे थे या 2,500 या 3,000 मेगावाट अगर नीचे साउथ से आ रहे थे तो वो उतना तो डेफिसिट हो जाएगा नॉर्थ में। फिर उसके लिए निजाम बना हुआ है जी, वो ठीक है। वो जी तफसीलें जैसे जो अहम है आपने फरमाया खुद भी के टेक्निकल डायमेंशन से। ये बताइए कि बार बार हम सुन रहे हैं कि जी
ये आइसोलेट हो जाना चाहिए था जब मसला हुआ, तो बाकी सब पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। और फिर हमने हुकूमत से भी ये सुना कि जी हमने इस पर काम किया है इस डायमेंशन पर जब से हम आए 2.5 साल से, तो ये नहीं कि हमने उसको ये इस पहलू को देखा नहीं कि अगर इस तरह का मसला हो तो आइसोलेट ना हो। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि यानी 2.5 साल से जब से ये हुकूमत आई, ये पुरानी के तो कहते हैं बुरा सब कुछ उन्होंने किया होगा, लेकिन अब जो है ये जो हुकूमत है इसने कितना इस पर फोकस किया है? चौधरी साहब आपको तो मालूम होना चाहिए। जी जी जी, नहीं मालूम है जी। असल में मैंने जैसे बताया कि ये 3 लाइनें, ये भी 3rd लाइन भी जाके 2012 से बननी शुरू हुई, तो अब जाके ये 19 के एंड पे कहीं कंप्लीट हुई। ठीक। तो ये 6, तो जो ट्रांसमिशन लाइन के मसाइल होते हैं, क्योंकि इसमें राइट ऑफ वे के इश्यूज आ जाते हैं, तो बहुत देर लग जाती है ट्रांसमिशन को बनने में और उसको कंप्लीट होने में। इस केस में आइसोलेशन हुई नॉर्थ की और साउथ की, तो बाय कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक। जब वो तीनों सर्किट निकल गए तो साउथ तो अब और कनेक्ट है वो है ही नहीं, अब नॉर्थ भी सेपरेट है, लेकिन नॉर्थ में डेफिसिट हो गया, साउथ में सरप्लस हो गया। तो वो जो डिफरेंशियल इतना ज्यादा था कि वो जो हमारे अंडर फ्रिक्वेंसी या ओवर फ्रिक्वेंसी जो रिलेज लगी थी वो उनको टाइमली ट्रिप नहीं कर सके, तो बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा डेफिसिट था। अब इसमें इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, सोल्यूशन तो बहरहाल जब ये रिपोर्ट कर निकालेंगे तो उसमें सोल्यूशन को ले आएंगे। गुलफराज साहब, आप तो रह चुके हैं सिस्टम का हिस्सा, तो आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो इकदाम उठा रही है हुकूमत और ये जो कमेटी बना दी, दिस इज इनफ? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे फयाज साहब ने कहा कि हमारा प्रॉब्लम लॉन्गिट्यूडनल है। ये बेशक हमारी कंट्री नॉर्थ साउथ है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन पावर लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। अब जो है ये मैं चेयरमैन, फाउंडिंग चेयरमैन नेपरा था, और हमारा एक प्रिंसिपल था कि जो भी नया पावर प्लांट बनेगा वो लोड सेंटर के करीब बनेगा, ताकि ओवर दी होल कंट्री हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें ट्रांसमिशन कम हो। ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम जो है हमारा सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। क्यों है? अगर जो हमारी सारी पावर 70% पावर डिमांड मुद्दू के नॉर्थ में है, तो जनरेशन क्यों इतनी ज्यादा साउथ में है? तो ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। इसमें एक तो ये है ना कि इस टेक्निकल फॉल्ट को आप ताकीद करें, लेकिन फिर यह है कि पाकिस्तान के पावर सिस्टम की इंटेग्रिटी को मुकम्मल तौर के ऊपर फौरन आप एक्सपर्ट मंगवा कर इसकी इंटेग्रिटी टेस्ट करें कि जैसे ही हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है उस लिहाज से हमारी इंटेग्रिटी कम होती जा रही है। तो ये टेक्निकल मसला जो है, ये टेक्निकल कमेटी पहले ये आइडेंटिफाई करेगी। और दूसरी चीज ये थी जो मैंने कहा, फाउल प्ले, ये जरूरी नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने जानबूझकर पावर प्लांट पर कुछ कर दिया। ये आजकल साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है जी। ये बताइएगा, आखिरी सवाल गुलफराज साहब, के जब इस तरह का ब्रेकडाउन होता है और आपके होते हुए यकीनन वन ऑफ द 4 ब्रेकडाउन्स मस्ट हैव टेकन प्लेस, इस तरह के टोटल ब्रेकडाउन में खतरात क्या होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, अदर देन द फैक्ट कि अगर किसी वक्त ऐसा हो कि आर्सन, लूट, प्लंडर, उसके अलावा क्या हो सकते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से भी कहा जा रहा था कि कुछ इलाकों पर बहुत फोकस करने की जरूरत पड़ी उस वक्त, इंस्टॉलेशंस वगैरह। हाउ सीरियस इज दिस काइंड ऑफ ब्रेकडाउन? तो मैं ये बता रहा हूँ जी कि जी ऑल्दो आई डू नॉट से फर्स्ट से दैट देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ साइबर इन्वॉल्वमेंट, बट यू सी if your total power system goes down, your country is helpless in terms of security threats, etc. So we need to actually look into that part. बिल्कुल ठीक। This may not be cyber, but there is a potential. This thing can be repeated through cyber attack as well. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फराज साहब आपका भी और चौधरी साहब आपका भी। इन अहम बात इन्होंने की हमारे पैनल से, गुलफराज साहब जो कह रहे थे कि ये साइबर अटैक भी हो सकता है, और एज वी गो इनटू द साइबर वर्ल्ड, ये तो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और यकीनन अब जो कमेटीज़ वगैरह बनी, जब एक नया क्राइसिस आपके सामने आता है, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद जाहिर है उसको आप कोशिश होती है कि रिपीट ना करें। तो वी आर होपिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के कोई ऐसी कमेटी होगी जो बताएगी कि इस तरह की चीज़ को प्रिवेंट कैसे करें। हो जाती है लेकिन उसको कम से कम आप
देखें कि चांसेस कम से कम हो, मिनिमाइज करें। ब्रेक लेते हैं हम नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर हम बात करेंगे इस पे कि टेक्सटाइल की जो पॉलिसी थी अनाउंस नहीं हुई, क्लियर नहीं हुई, जो करनी थी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2-3 रोज़ पहले, तो क्या वजूहात हैं कि नहीं हुई और क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ एप्टमा के चेयरमैन होंगे और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर वक़ार अहमद ऑन रेवेन्यू। स्टे विद अस।